गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब कपल ऑफ डेज लेट बजट का एनालिसिस करते हैं। पूरा नहीं, जो मेन पॉइंट्स है बिटवीन द लाइन उसको एनालाइज करते हैं। पर उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी विच आई फाउंड वेरी गुड। एक राजा थे, बहुत पावरफुल, बहुत पैसे, बहुत हीरे, बहुत बड़ा राज्य था उनका। सडनली खराब टाइम आया, विपत्ति आया उन पे, तो सब कुछ खो दिया उन्होंने। पैसे, हीरे, जवाहरात, रिश्तेदारों ने डम कर दिया, बच्चों ने राज्य से निकाल दिया। तो दर दर भटक रहे थे, बहुत बुरे हालत में। दिन में एक वक्त खाना, 2 दिन में एक बार खाना, ऐसा उनका नसीब हो गया था। फिर वो सोचे, किसी साधु के बारे में सुने हुए थे, तो उनके पास जाते हैं। अब बुरा वक्त है, खराब टाइम है, एक किसी भगवान के भक्त का आसरा है, तो साधु महाराज के पास जाते हैं। तो साधु ने सब सुना और उनको 2 तावीज दिया। बोला, अभी जो तुम्हारा हालत है, राजा को उन्होंने बताया, इससे भी अगर बुरा हालत आपका होता है तो ये एक तावीज है सोने के रंग का, ये एक पर्ची रखा है, वो खोल के पढ़ लेना, उससे आपको दुख कम करने में मदद हो जाएगा और वापस सब आपको मिल जाए, वापस पैसे, हीरे, जवाहरात, रिश्तेदार, राज्य। तो ये सिल्वर कलर का तावीज खोल के, इसमें एक पर्ची है, वो पढ़ लेना। तो राजा ये सुन के हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। अब इससे भी बदतर टाइम आता, काम नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से पानी में गुजारा है। तो राजा बोलते, इससे बदतर हालत तो है नहीं, मैं भिखारी बन गया हूं, मैं वो सोने का तावीज खोल के मैं पढ़ लेता हूं पर्ची में क्या लिखा है। तो वो तावीज खोलते हैं, उसमें लिखा रहता है, ये वक्त है, बीत जाएगा, हौसला रखो। तो उनको थोड़ा सा वो पढ़ के अजीब लगा, पर मोटिवेशन मिला कि साधु महाराज ने कहा है ये वक्त मिल जाएगा। तो इधर उधर भटकने के बाद, मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद, और राजा धीरे 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 अपना पुराना प्रतिष्ठा वापस लेके आते हैं। हीरे, जवाहरात, राज्य, पैसे, रिश्तेदार और पावरफुल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ मैं वो पर्ची पढ़ के लगा रहा, अभी तो मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ आ गया है, तो मैं वो सिल्वर वाला जो तावीज है उसके अंदर का पर्ची पढ़ लेता हूं। तो वो तावीज खोल के वो पर्ची निकाल के देखते हैं, उसमें लिखा रहता है, ये वक्त है, बीत जाएगा, पर हौसला रखो। इसका तात्पर्य ये स्टोरी का ये है, बुरा वक्त है वो भी निकल जाएगा, अच्छा वक्त है, घमंड मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, अपमान मत करो, ये वक्त भी निकल जाता है। तो अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों साथ में चलता है, ये स्टोरी का तात्पर्य है। होप यू लाइक द स्टोरी। अब बजट है, बजट का आना तय है, बजट का यूफोरिया और डिस्कशन वाले पॉइंट से निकल जाते हैं। पर बजट के बहुत सारे पॉइंट्स जो नॉर्मल है, मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है, 22 शीट्स का, 4 मिनट का है, पढ़ लीजिए। मेन वी विल डिस्कस द वरिंग फैक्टर्स एंड सर्टन गुड फैक्टर्स। बजट में सबसे बड़ा मार लगा है जीएसटी में। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी डिनाइड ऑन सीएसआर एक्सपेंडिचर। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉफिट का 2% आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के लिए खर्चा करना पड़ता है बाय लॉ। ये लॉ ने बताया हुआ है, कंपनीज एक्ट ने, ये अलाउ भी होता है। तो ये खर्चा करने के लिए जो जो सामग्री या कमोडिटीज आपने खरीदे हैं, उस पे किया गया जीएसटी का सेट ऑफ अभी आपको नहीं मिलेगा। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया। एक तो कंपलसरी है कि आपको 2% ऑफ प्रॉफिट का आपको सीएसआर करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर उसका आईटीसी डिनाई किया जा रहा है। दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट, दिस विल इंक्रीज द जीएसटी आउटफ्लोस, क्योंकि सेट ऑफ नहीं मिलेगा दूसरे आउटपुट टैक्स से। सो द गवर्नमेंट का टैक्स किटी बढ़ेगा, पर कंपनियों का हालत खराब होगा। So this is introduced in the budget, no ITC for corporate social responsibility expenses. This is a worrying feature. Second is, a resident and not ordinarily resident will be taxed in India if he receives 50,000 and more than 50,000 as gift
और एनी अमाउंट विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब उससे कुछ मिलने का उम्मीद नहीं, पर किसी इंडियन रेसिडेंट ने 50,000 आपको रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को दिया जाता है, तो वो अभी टैक्सेबल है इंडिया में. दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग विच हैज कम आउट ऑफ द ब्लू. व्हाई टैक्स इट व्हेन यू हैव गॉट एक्रूअल income rules in India as per section 9? So a resident and not ordinarily resident has to pay tax on any amount received without consideration above rupees 50,000. So this is again linked to a gift tax in which the basic exemption limit is 50,000. पर कोई spouse relative ये section में कोई definition नहीं दिया गया. This is a worrying factor. तो ये बजट के पॉइंट है. और भी वरिंग चीजें हैं, कुछ अच्छे चीजें भी है. लेट अस कम टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑन द चैरिटेबल ट्रस्ट. अ वेरी बिग issue has been created in the budget. Read between the lines. Any charitable trust who fails to file the return, whether charity commissioner or income tax return in time, will lose the status of exemption, and he has to pay the income tax at maximum marginal rate plus surcharge and cess on the fair market value of the assets. This is a very big amendment. that इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो कुछ दिन का डिले भी हुआ तो आपका एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाएगा और आपको आपके एसेट्स के फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स पे करना पड़ेगा एट द मैक्सिमम रेट. सो दिस इज द मीनिंग. नाउ इसका और एक सब मीनिंग है. आपका अगर रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी नहीं हुआ, आपने टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ तो एग्जेम्पशन कैंसिल, फिर भी आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स पे टैक्स भरो. अभी तक स्टेटस ये था, ऐसे सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, उस पे मैक्सिमम रेट पे टैक्सेशन था, पर अभी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा. तो जितने ऐसे ट्रस्ट है जिनका रजिस्ट्रेशन जो ऑपरेट कर रहे बगैर एग्जेम्पशन का, उनको एग्जेम्पशन दे के रखे थे, अब वो नहीं मिलेगा एज पर दिस लेटेस्ट अमेंडमेंट. और पिछले 10 साल के केसेस भी ओपन होगा. कीप दिस इन माइंड. ओपन हो सकता है जिसपे आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स पे MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. दिस इज अ वरिंग फीचर. नाउ there was a Supreme Court judgment which says that perquisites paid in kind are taxable, TDS deductible except for cash. But budget has made the amendment, even cash perquisites are taxable now and TDS deductible, which means this amendment has overturned the Supreme Court judgment of Mahindra and Mahindra. This is again a very big amendment. Now intangible अगर आप सेल करते हैं, पहले गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नीली माना जाता था, तो पूरे पे कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ता था अगर आप बेचते हैं एंटिटी विद गुडविल. नाउ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील. दैट इज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील कर दिया है. मतलब जितना वैल्यू आपको बेच के मिलेगा पूरे पे कैपिटल गेन्स टैक्स भरो या उसको बिजनेस इनकम में ऐड करके बेचो अगर वो शॉर्ट टर्म है. So this is again a very big denting provision. Cost of acquisition nil, मतलब जो खरीद रहा है उसने अगर और वैल्यू ऐड करके बेचा तो उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन nil. So this is a very strange amendment. तो ये कुछ अमेंडमेंट्स है जो वरिंग है. अगेन जो OIDAR है ना, ऑनलाइन डेटाबेस इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड रिट्रीवल, OIDAR जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल पे अभी आपको GST पे करना पड़ेगा. इस OIDAR के अगेंस्ट में
जो रिमोट एक्सेस नॉलेज बेस रहता है या किसी डेटा मैंने डाउनलोड किया है, परचेज किया है, इंडिया के बाहर कोई सर्विस फैसिलिटी है जिससे मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अभी इस पे आपको जीएसटी लग के आएगा। मतलब एजुकेशन भी महंगा हो गया, बाकी कुछ यूटिलिटी आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, अंडर दिस एक्ट इट इज नाउ मोर एक्सपेंसिव. So these are certain worrying amendments. Now coming to the basic ones. Exemption limit 3 लाख हो गया, बहुत बढ़िया है. But it is under the new income tax regime. The between the line hidden feature is the new income tax regime is going to be the default income tax regime now, under which it is automatically assumed that you will be under the new income tax regime. आपको चूज करना पड़ेगा if you want to go to the old income tax regime. So this is another finer point amendment. स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी ओल्ड रेजिम में, न्यू रेजिम में ये कर दिया है. अभी ओल्ड रेजिम में रिबेट का लिमिट इनकम है 5 लाख, नए में 7 लाख कर दिया. तो डिफॉल्ट आपका नया रेजिम ही रहेगा. आपको चूज करना पड़ेगा कि आप पुराने रेजिम में जाना चाहे. जो बिजनेस इनकम अर्न करते हैं उनको स्विच करने का एक ही मौका मिलेगा, बस दैट्स इट. पर जो सैलरीड है, नॉन बिजनेस अर्नर्स है, इनकम अर्नर्स है, उनको स्विच करने के लिए मल्टीपल हर साल वो चेंज कर सकते हैं. कीप दिस इन माइंड व्हाइल यू चूज द न्यू रेजिम और द ओल्ड रेजिम. अनदर इज द प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्सेशन के लिए जो टर्नओवर लिमिट था 2 करोड़ बिजनेस के लिए और 50 लाख प्रोफेशनल्स के लिए, वो बढ़ा के अभी 3 करोड़ कर दिया और प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख कर दिया. प्रोवाइडेड इसमें से कैश टर्नओवर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. So this amendment is applicable only if the turnover doesn't include more than 5% cash turnover. So these are the finer points which I discussed with you. Rest जो general amendments है, then you can look in the PowerPoint presentation. अब कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था. 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने केस चलता था. अब पेनल्टी ऑर्डर्स और डिमांड ऑर्डर्स ऑफ स्मॉल अमाउंट कैन बी हैंडल्ड बाय एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर, जो कि स्पेशली डेजिग्नेटेड रहेंगे. तो आपको ट्रिब्यूनल जाने की जरूरत नहीं. डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में स्मॉल अमाउंट का आप जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पास जाके आप अपील करके इसको फाइट कर सकते हैं विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स. या कम हो जाएगा या रद्द हो जाएगा फॉर स्मॉल डिमांड. This is a good feature introduced. Another feature which is very good for the cooperative sector. Now, cooperative sector का cash withdrawal का TDS limit has been raised from 1 crore to 3 crores. मतलब जो नया अमेंडमेंट आया था पिछले साल, जो लागू था पिछले बजट के बाद कि 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल्स के ऊपर करंट अकाउंट से आपको टीडीएस काटेंगे बैंक, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये लिमिट 3 करोड़ कर दिया गया. प्लस कोऑपरेटिव सेक्टर में जो फार्मर्स है एंड अदर पर्सन है जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए का कैश लोन दे भी सकते हैं और वो लोग ले भी सकते हैं विदाउट अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269SS एंड 269T. मतलब उस पे प्रोहिबिशन था ना 20,000 रुपए के ऊपर कैश रेस्ट्रिक्शन में लोन देना या लेना, वो अभी जो है 2 लाख रुपए की लिमिट तक के लागू नहीं है फॉर फार्मर्स एंड अदर पर्संस इन्वॉल्व्ड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक है. This is a very good amendment which will bring more farmers and ease of doing business in the farming sector or those associated with the cooperative sector. Especially sugar industries को ये problem रहता है, कैश विड्रॉल करके बहुत सारे फार्मर्स को देना रहता है. तो 2 लाख रुपए तक के दे भी सकते हैं कैश लोन और 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. वन मोर अमेंडमेंट, सेक्शन 68 होता है ना, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग, तो उसका जो वैल्यूएशन और कॉस्ट फैक्टर है
जो अराइव करना है टैक्स लगाने के लिए, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉस्ट अकाउंटेंट का कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट लेना पड़ेगा, वो वैल्यूएशन और कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए। इसके लिए सेक्शन 43B में अमेंडमेंट कराया गया which deals with cost of assets under section 68। तो ये अमेंडमेंट भी इज अ वेलकम फीचर फॉर द कॉस्ट अकाउंटेंट। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को अपने कॉस्ट ऑडिट लेना पड़ेगा टू अराइव एट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज बीइंग एडेड एज अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट। होप यू लाइक द नॉलेज शेयरिंग। फॉर रेस्ट गो थ्रू माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन ऑल द अमेंडमेंट्स एज पर बजट 2023। Now, one more worrying factor is the cap of capital gain investment is now 10 crores। मतलब इसके ऊपर के प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा कैपिटल गेन्स का। इट इज नाउ द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओनली 10 crores। अब ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ये हो गया, बट अदर जो सेक्शंस है एग्जेम्पशन का, जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू में डिडक्शन मिलता है एज प्रोपोर्शन टू द न्यू एसेट, सेल कंसिडरेशन एंड द परचेज वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट के बेसिस पे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो कैपिटल गेन्स का कैप जो है 10 करोड़ है नया एसेट खरीदने के लिए। मतलब सुपर लग्जरी स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो गया। दूसरा वरिंग फैक्टर ये है कि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 1/4/2023 से 31 मार्च तक जो है वो अलाउड है। 1/4/2023 से जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है एनुअली, उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो अभी एग्जेम्प्ट नहीं है। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू? डिस्करेज इन्वेस्टिंग और व्हाट? मतलब जो सेविंग का हैबिट है वो बंद कर दे कि क्या करें? न्यू रेजिम में डिडक्शन नहीं है। सो एनी प्रीमियम यू पे फ्रॉम 1 April 2023 which has got an annual premium of 5 lakhs and more, ऐसे पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट में अदर देन डेथ पे आपको अभी टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज अ अमेंडमेंट। हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट पे आप डिडक्शन क्लेम करते थे, ऐसे चीजों में अभी आपको, अगर आपने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया अपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में, तो ऐसा इंटरेस्ट आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐड अभी नहीं कर सकते फॉर क्लेमिंग इंडेक्स्ड बेनिफिट ऑफ कॉस्ट वाइल कैलकुलेटिंग योर कैपिटल गेन। दिस इज अगेन अ हिडन फैक्टर। मतलब डबल बेनिफिट गवर्नमेंट अभी बंद कर दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया है तो वो आप अपना कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं कर सकते टू अराइव एट द इंडेक्स्ड कॉस्ट फॉर कैपिटल गेन्स पर्पसेस। दिस इज अगेन अ वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट टू अवॉइड डबल रिलीफ टू एसएससीज। फॉरेन रेमिटेंसेस पे टैक्स रेट जो 5% था, अदर देन मेडिकल एंड एजुकेशन के लिए जो रेमिटेंसेस आप अब्रॉड कर रहे हैं, उसका जो टीडीएस है 5%, उसको अभी 20% कर दिया गया। अगेन दिस इज अ ट्रेमेंडस हाइक ऑफ टैक्सेस और लिटिगेशंस बढ़ेगा ये इसके वजह से। ठीक है। सो एनी अदर रेमिटेंसेस एक्सेप्ट फॉर education and medical which qualifies for TDS is now going to attract a TDS rate of not 5%, a TDS rate of 20%, a 4-time increase in the TDS rate। असेसमेंट ऑर्डर का टाइम लिमिट जो 9 महीने था फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड, उसको बढ़ा के 12 महीना कर दिया। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को सोचने के लिए और टाइम मिल गया और आपका असेसमेंट करने का टाइम बढ़ा दिया 3 महीने, अभी 12 महीने का लिमिट है। दिस इज अगेन अ फैक्ट टू वरी फॉर। बी प्रिपेयर टू फाइल एक्यूरेट रिटर्न, जितना लिया गया उतना आप सबमिट करिए सो दैट देयर इज नो लिटिगेशन इन फ्यूचर। Another good feature which is introduced is, अगर इनकम डिक्लेयर हुआ है 1 साल में पर टीडीएस का क्लेम उसी साल का अगले साल आपको दिख रहा है, तो आप नेक्स्ट ईयर वो टीडीएस का क्लेम ले सकते हैं, provided the income on which this TDS is reflecting has been taxed in the last assessment year's ITR। तो ये एक अच्छा फीचर है। जनरली प्रोफेशनल टेक्नीशियंस का टीडीएस कट के पेमेंट आता है, हम लोग एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर लेते हैं, पर रिसीट बेसिस पे टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है। तो ये केसेस में टीडीएस का जो रिफंड है हम लोग क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, प्रोवाइडेड
जो इनकम है वो ऑलरेडी लास्ट ईयर में डिक्लेयर हुआ है करेक्टली और उस पर टैक्स पे किया गया है। नाउ अगर आपका कोई डिमांड पेंडिंग है, असेसमेंट पेंडिंग है, कुछ पेनल्टी रिकवरेबल है, तो रिफंड सबसे पहले वहां पे एडजस्ट करने का पावर असेसिंग ऑफिसर को है, फिर आपको बैलेंस रिफंड मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। दिस इज अ गुड फीचर फॉर वुमेन। नाउ फॉर फीमेल्स और वुमेन, FD of up to 2 years tenure will attract a interest rate of 7.5%। 2 साल का आप FD कर सकते हैं, 7.5% का आपको ब्याज मिलेगा। फॉर फीमेल एसएससीज और फीमेल आवर सिस्टर्स एंड मदर्स और सीनियर सिटीजन जो है वो 2 साल का FD कर सकते हैं, उस पर 7.5% ब्याज दर मिलेगा अभी। दिस इज अ गुड फीचर फॉर आवर सिस्टर्स एंड मदर्स। Deposit amount for senior citizen savings scheme has been hiked from a limit of 15 lakhs to 30 lakhs, and for post office monthly income schemes the limit of single investor 4.5 lakhs का 9 लाख कर दिया गया है। So this is again a good saving feature for this, for our senior citizens and those investing in monthly income scheme. Hope you are liking the knowledge sharing. Go through the PowerPoint presentation as well.
Thank you for watching. Do subscribe and get back for feedbacks.